गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर उसकी बहन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और जहाँ पर सबसे पहली बार उसकी बहन की बॉडी में वो व्हाइट मार्क दिखता है और जिसके बाद एक व्हाइट टाउन के सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं और कोई भी डॉक्टर इसे नहीं रोक पा रहा था। पर असल ट्रेजेडी तो यहाँ से शुरू होती है क्योंकि पड़ोसी कंट्रीज को लगने लगा था कि ये बीमारी असल में एक संक्रामक है और इसलिए उन लोगों ने इस कंट्री को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया और वहाँ की रॉयल फैमिली को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अर्ली स्टेज से ही वहाँ से निकाल लिया। पर वहाँ के लोगों को अकेला छोड़ दिया गया और व्हाइट टाउन के जो भी लोग वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करते, दूसरे कंट्री के लोग उन्हें देखते ही मार देते। और जिसके बाद हमें वापस से लॉ को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिस्टर आकर उससे कहती है कि लॉ, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए क्योंकि हमें कुछ सोल्जर्स ने कहा कि वो लोग बच्चों को यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। जिस पर लॉ कहता है कि पर मेरी बहन यहाँ पर मर रही है और इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। और जिसके बाद वो सिस्टर लॉ को पकड़ते हुए कहने लगती है कि कभी भी उम्मीद मत हारना और देखना कोई ना कोई मिरेकल तुम्हारी हेल्प के लिए तुम तक जरूर पहुंचेगी। और ये सुनकर लॉ खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें लॉ के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अदर कंट्री के डॉक्टर से हेल्प मांगते हैं। जिसके बाद हमें व्हाइट टाउन के सड़कों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को जान से मार दिया जा रहा होता है और वो लोग हर जगह व्हाइट डिसीज के पेशेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं और उनकी आवाज को सुनकर लॉ अपनी सिस्टर को एक जगह पर छुपा देता है। और जिसके बाद लॉ देखता है कि उसके माँ बाप को वहीं पर मार दिया गया है और ये देखकर छोटे लॉ से बर्दाश्त नहीं होता और वो भागकर उनसे जाकर लिपट जाता है। और जिसके बाद वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है और लॉ की आवाज को सुनकर वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और ये देखकर लॉ खिड़की तोड़कर वहाँ से भागने लगता है और वो लोग लगातार लॉ पर गोलियां चला रहे होते हैं और लॉ उनसे बस किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। और जिसके बाद वो एक पुल के नीचे जाकर छुप जाता है और जिसके बाद रात हो जाती है और लॉ सड़कों पर मारा मारा घूम रहा होता है और इसी दौरान वो एक डेड बॉडी से जा टकराता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही सिस्टर है। और जिसके बाद लॉ बिलख बिलख कर रोने लगता है। उसे अपने दोस्त, घर वाले सबकी याद आती है कि कैसे वो लोग पहले खुश रहा करते थे पर आज उसकी नजरों के सामने सब के सब मारे जा चुके हैं और लॉ यहाँ पर चीख चीख कर रो रहा होता है। और जिसके बाद सैनियर पिंग आके कहने लगता है कि अब अंदाजा लगा लो कि अगर एक 10 साल के बच्चे को इन सब से गुजरना पड़े तो उसका माइंडसेट क्या होगा। और जिसके बाद हमें लॉ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोराज़ॉन को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है और जिसके बाद वो दौड़ते हुए जाकर अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है और बफेलो इस चीज को देख लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे ये बात जाकर यंग मास्टर को बताना होगा। और अब आगे तो एपिसोड 702 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो अपने रूम में आराम कर रहा होता है और इसी दौरान वो एक सपना देख रहा होता है और उसके सपने में हमें दिखाया जाता है कि डोफी और उसके भाई और उसके फादर को बांधकर लटका दिया गया होता है और वहाँ मौजूद लोग उन्हें देखकर कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें हमारा मौका मिल गया। और वो लोग रोते हुए कह रहे होते हैं कि इन्हें तो तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहिए। और उन्हीं में से कोई एक कहने लगता है कि एक काम करते हैं कि इनकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं और कोई कह रहा होता है कि इनकी बॉडी को तीरों से छलनी कर देते हैं। आखिर ये लोग खुद को क्या समझते हैं, इन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी डोफ्लामिंगो के ऊपर तीर चलाता है पर डोफी जैसे तैसे बच जाता है और जैसे ही दूसरा तीर डोफ्लामिंगो की आंखों की तरफ चलाया जाता है उसकी आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ट्रांसपॉन्डर स्नेल कब से रिंग कर रहा होता है और जहाँ पर उसे कॉल पर बताया जाता है कि लॉ ने कुछ ऐसा किया। और जिसके बाद हमें वापस से डोफ्लामिंगो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन से आम इंसान बन गया। और जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक रोज डोफ्लामिंगो के फादर बाकी के सेलेस्टियल ड्रैगन से कह रहे होते हैं कि वो इंसानों के साथ जाकर रहना चाहता है और ये सुनकर बाकी के सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहने लगते हैं कि होमिंग, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें सेलेस्टियल ड्रैगन्स कोई मजाक लगता है? आखिर तुम उन इंसानों के साथ कैसे रह सकते हो? जिस पर वो बताता है कि हाँ, इंसान बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होते हैं और वैसे भी मैं एक इंसान बनकर ही पैदा हुआ था। जिस पर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हमें इंसानों के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? और जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि
वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मारीचुआ से चला जाता है और इंसानों के साथ जीने के लिए एक खाली जगह पर चला जाता है। और जिसके बाद डोफी अपने फादर से पूछने लगता है कि फादर हमारे सारे स्लेव्स कहाँ हैं? अगर वो नहीं है तो चलो जाकर कुछ नए खरीद लेते हैं, क्योंकि डोफ्लामिंगो को अपनी ये न्यू लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। और जिसके बाद डोफी अपने फादर के साथ मार्केट में जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ के आम इंसानों के साथ घुल मिल सके। और उन्हें देखकर वहाँ का एक शॉपकीपर कहने लगता है कि तुम लोग तो यहाँ के नहीं लग रहे। जिस पर कि उसका फादर कहता है कि हाँ, हम लोग कुछ ही वक्त पहले मारीचुआ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और मेरा नाम डॉन क्योटे होमिंग है और मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और मारीचुआ का नाम सुनकर वहाँ मौजूद लोग समझ जाते हैं कि ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। और यहाँ पर डोफी के फादर को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर इंसानों के बीच सेलेस्टियल ड्रैगन की क्या इमेज है। और जिसके बाद धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो के घर को जला दिया जाता है और वहाँ के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो लोग उन्हें जान से मार सके और अपना बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बारिश में डोफी और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से भाग रही होती है। जिसके बाद उन लोगों को एक घर मिलता है जहाँ पर वो लोग रात बिताने के लिए रुकते हैं। और डोफ्लामिंगो अपने फादर से कहता है कि फादर आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर तो कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। पर उसका फादर खामोश रहता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फिर से पहुँच जाते हैं पर डोफी और उसकी फैमिली जैसे तैसे वहाँ से बच के निकलने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो लोग एक और ठिकाना ढूंढते हैं और उसके फादर वहाँ से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कॉल लगाते हैं और वो उनसे मदद की गुहार लगाता है और कहने लगता है कि तुम लोग चाहे मुझे छोड़ दो पर प्लीज मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मारीचुआ में वापस ले लो। जिस पर वो कॉल वाला पर्सन उन्हें कहने लगता है कि आखिर तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को क्या समझ रखा है कि जब तुम्हारा मन किया इसे छोड़ दिया और जब मन किया वापस ले लिया। अब से तुम बस एक मामूली इंसान हो और आगे से मुझे कॉल मत करना। और जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो और कोराज़ॉन ब्रेड चुराकर भाग रहे होते हैं पर वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा जाता है बेचारे। और डोफी कहने लगता है कि आज जिंदगी में पहली बार मुझे भूख लगी है और पहली बार मुझे दर्द महसूस हो रहा है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डोफी और कोराज़ॉन जीना सीख जाते हैं और वो लोग डस्टबिन में पड़ा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बचा कुचा अपनी फैमिली के लिए भी लेके आते हैं। खुशी देखो जरा चेहरे पर, जैसे पता नहीं क्या मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर उस रात उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और रात में ही उसकी डेथ हो जाती है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो को अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों भी पकड़े जाते हैं और डोफी का फादर उन लोगों से रहम की भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज तुम लोगों को जो कुछ करना है वो मेरे साथ करो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। और डोफ्लामिंगो रोते हुए अपने फादर से कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और इसी के साथ हमें फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैचवाइस और गियोला लॉ को डोफ्लामिंगो के पास लाते हैं और कोराज़ॉन को देखकर लॉ डर जाता है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो लॉ से कहने लगता है कि लॉ आज मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फैमिली में ज्वाइन करता हूँ। जिस पर लॉ कहता है कि वैसे भी मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि ये सब तो तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। और फिर वो बताता है कि हम लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और हम लोग डेविल फ्रूट का लेन देन भी करते हैं और तुम्हें क्या पता कि वो क्या कमाल की चीज है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेविल फ्रूट से तुम्हारे इस बीमारी का इलाज किया जा सके और आज से मैं 10 साल तक तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और जिसके बाद तुम मेरे राइट हैंड मैन बन जाओगे। और कोराज़ॉन को देखकर लव सोचने लगता है कि मैंने बफेलो का मुंह एक आइसक्रीम से बंद करवा दिया था तो आखिर इसने खुद डोफ्लामिंगो को क्यों नहीं बताया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डोफ्लामिंगो कोराज़ॉन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी। जिस पर कोराज़ॉन एक लेटर के जरिए बताता है कि मुझ पर एक एनिमी ने अटैक किया था पर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। और ये देखकर लॉ शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। और जिसके बाद ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और लॉ को बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और जिसके बाद एक दिन बफेलो और बेबी 5 लॉ से उसका रियल नाम पूछते हैं जिस पर लॉ बताता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वैसे भी तुम बहुत जल्द मरने वाले हो तो आखिर ऐसे सीक्रेट का क्या फायदा। जिस पर लॉ बताता है कि मेरा रियल नाम ट्रफल्गर डी वाटर लॉ है और ये बात कोराज़ॉन के कानों तक पहुँच जाती है। जिसके बाद लॉ आगे बताने लगता है कि वाटर मेरा रियल नेम है और डी मेरा सीक्रेट। और जिसके बाद कोराज़ॉन वहाँ पर आता है और वो लॉ को वहाँ से उठाकर एक कोने में चला जाता है। और जिसके बाद कोराज़ॉन लॉ से कहने लगता है कि अभी अभी जो तुमने कहा है अगर वो सच है तो तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। और कोराज़ॉन को बोलता हुआ देखकर लॉ शॉक्ड हो जाता है। और जिसके बाद लॉ उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कब से बोलने लगे। जिस पर वो कहता है कि मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ। जिसके बाद लॉ उससे कहता है कि अच्छा तो तुम इतने वक्त से डोफ्लामिंगो को बेवकूफ बना रहे थे। जिस पर कोराज़ॉन
कहता है कि पर मैंने तो उससे कभी नहीं कहा, उसे बस लगता है कि मैं ऐसा बन चुका हूँ। जिस पर लॉ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि पर इसका मतलब यही हुआ। और ये देखकर कोरासान चुटकी बजाता है और उसके ऐसा करते ही उन दोनों के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और ये देखकर लॉ कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे सड़कों पर लोगों की आवाजें नहीं आ रही। जिस पर कोरासान उसे बताता है कि तुम इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि मैंने हमारे चारों तरफ एक साउंड प्रूफ वॉल को बना दिया, और जिससे कि ना बाहर की आवाज अंदर आ सकती है और ना हमारी आवाज बाहर, और ये वॉल इनविजिबल है। और ये सुनकर लॉ शॉक्ड हो जाता है और फिर वो आगे कहने लगता है कि मैंने काम फ्रूट खाया है और जिससे कि मैं एक साउंडलेस ह्यूमन बन चुका हूँ। और अपने सामने एक डेविल फ्रूट यूजर को देखकर लॉ शॉक्ड हो जाता है और जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला। जिस पर वो बताता है कि मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं समझता, मैं तो बस अपने बड़े भाई टोफी को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं बची। और जिसके बाद हमें फिर से पास्ट के उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोग दहशत के मारे डोफ्लामिंगो और उसकी फैमिली पर टॉर्चर कर रहे होते हैं और जहाँ पर कोरासान चीख कर रो रहा होता है और उसका फादर कह रहा होता है कि प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, भले ही तुम लोग मुझे मार दो। और डोफ्लामिंगो गुस्से और तकलीफ के साथ दिल मिला रहा होता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि मैं मरने नहीं वाला, तुम लोग जो मर्जी कर लो पर मैं यहाँ से सरवाइव जरूर करूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा और फिर मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। और एक बच्चे के मुंह से ऐसी खौफनाक बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद कोरासान बताता है कि वो जैसे पैदा ही इविल नेचर के लिए हुआ था और वो आज तक कभी भी किसी चीज से नहीं डरा। और जिन लोगों को उसके असली चेहरे के बारे में पता है वो मुझे मिलाकर हमारे फैमिली के 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं और फर्स्ट कोरासान यानी कि वर्गो भी। और वर्गो का नाम सुनकर लॉ कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद कोरासान उसे बताता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर फिलहाल वो किसी सीक्रेट मिशन पर गया है और इसलिए फैमिली से दूर है। हाँ, ये वर्गो वही है जिसकी लॉ ने पंखैसर में चटनी बना दी थी। और जिसके बाद कोरासान लॉ से कहने लगता है कि मेरे भाई की तरह मॉन्स्टर मत बनो और तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जिस पर लॉ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो उसके जैसा ही बनूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी 5 और वफेलो उन दोनों को छुप कर देख रहे होते हैं। और जिसके बाद कोरासान लॉ से कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम डी फैमिली का ही एक पार्ट हो और यहाँ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम में भी डी है और जिन्होंने दुनिया भर में बहुत नाम कमाया और किसी को भी सच्चाई का नहीं पता, पर वो नाम सीक्रेटली पूरी दुनिया के इतिहास में पाया जाता है। और कुछ जगह पर ऐसे भी लोग हैं जो कि डी फैमिली के लोगों को गॉड के जानी दुश्मन कहकर बुलाते हैं और जिसे सुनकर लॉ हैरान हो जाता है। जिसके बाद कोरासान आगे कहने लगता है कि गॉड यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का कहना है कि डी नाम के लोगों का मकसद बस इस दुनिया को तबाह करना है, पर अगर कायदे से देखा जाए तो डोफी जो करने जा रहा है ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है और डी नाम के लोगों के पास जरूर कोई आइडिया होगा जो कि गॉड से बिल्कुल ही अपोजिट हो। जिस पर लॉ भड़कते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो डोफ्लामिंगो का सबऑर्डिनेट हूँ ना कि तुम्हारा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और कहने लगता है कि मैं डोफ्लामिंगो को जाकर तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा। और जिसके बाद कोरासान लॉ को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने उस बच्चे पर भरोसा किया और उसे सारी बातें बता दी, पर मुझे डोफी के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो देखता है कि डोफ्लामिंगो उसके सामने खड़ा है, पर उसकी बातों से कोरासान समझ जाता है कि लॉ ने अब तक उसे कुछ नहीं बताया। और जिसके बाद वहाँ पर लॉ आता है और कोरासान से कहने लगता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने तुम पर हमला किया था तुमने भी तब अपना मुंह बंद रखा था और अब जब मैंने तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखा तो हम बराबर हुए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिएमांटे बाकी सबसे कह रहा होता है कि लॉ और कोरासान गायब है। और जिसके बाद उन लोगों को एक नोट मिलता है जिसमें कि कोरासान ने लिखा था कि मैं लॉ को लेकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। और जिसके बाद हमें लॉ और कोरासान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक छोटी सी बोट पर होते हैं और लॉ चीख कर कह रहा होता है कि इसने मुझे किडनैप कर लिया और तुम बस मुझे एक बार आजाद कर दो, मैं तुम्हें इसके लिए सबक जरूर सिखाऊंगा। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरासान नेवी हेडक्वार्टर में एडमिरल सेंगोकू को कॉल लगाता है और वो उससे कहने लगता है कि मैं फिलहाल अपने मिशन से ब्रेक ले रहा हूँ। जिस पर सेंगोकू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, जिस पर वो बताता है कि नहीं, ये बस पर्सनल है। और जिसके बाद सेंगोकू उससे कहने लगता है कि मैंने पर्सनली इस केस को तुम्हारे हवाले किया है तो तुम मुझे अपडेट्स देते रहना। और जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कोरासान असल में एक कमांडर है और जिसका नाम रोजिनांटे है। और तभी वहाँ पर नेवी का एक सोल्जर आता है जो कि अपनी मर्जी से G5 में ट्रांसफर होना चाहता है और वो नेवी सोल्जर और कोई नहीं बल्कि डोफ्लामिंगो का स्पाई वर्गो है। जिसके बाद लॉ कोरासान से कहने लगता है कि क्या तुम एक नेवी सोल्जर हो, जिस पर कोरासान उसे कहता है कि क्या तुम्हें नेवी सोल्जर्स पसंद नहीं, जिस पर वो कहता है कि जो भी लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट
से जुड़े हुए हैं, मुझे उनसे नफरत है। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोराज़ॉन लॉ को उठाकर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है। पर जैसे ही वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस को पता चलता है कि लॉ व्हाइट टाउन से है, वो लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और ये देखकर लॉ वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। और वो लोग लॉ को इतना भला बुरा कहते हैं कि कोराज़ॉन को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पंच मारकर उस डॉक्टर का मुंह ही तोड़ देता है। और जिसके बाद वो लॉ को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो लॉ से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि माफ करना, पर इससे तुम्हारी पुरानी यादें वापस आ गई होंगी। जिस पर लॉ उससे कहने लगता है कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। जिस पर कोराज़ॉन उससे कहता है कि वो बुरा है, पर मुझे यकीन है कि ये दूसरा हॉस्पिटल जरूर अच्छा होगा। पर हम देखते हैं कि वहाँ के डॉक्टर भी उसे देखकर डर जाते हैं और ऐसे ही वो लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के डॉक्टर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को फोन करके इस बारे में बताने लगते हैं। और ये देख कर कोराज़ॉन का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और वो लॉ को लेकर हर बड़ी छोटी हॉस्पिटल में जाता है। पर लोग व्हाइट टाउन का नाम सुनकर ही दहशत में आ जाते हैं और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और कोराज़ॉन को अब भी लॉ के डिजीज का कोई भी इलाज नहीं मिला था। और जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और जिसके बाद वो लॉ के पास आकर उससे कहने लगता है कि लॉ, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बेवकूफ तुमसे ऐसी बातें कहे, पर तुम्हारे मुँह से ये सुनना कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ मेरे दिल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। और जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगता है कि उस दिन तुमने मुझ पर हमला किया था, पर सच कहूँ इससे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम थे जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ में था। और जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है और यहाँ लॉ उसकी सारी बातें सुन लेता है और जिसके बाद लॉ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ कोराज़ॉन को पहली बार कोराज़ॉन कहकर पुकारता है और जिसे सुनकर कोराज़ॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ डोफ्लामिंगो से कह रहा होता है कि कोराज़ॉन ने मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं मैं उन्हें ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगा। और जिसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी बेलेमी और डोफ्लामिंगो की उस क्लोन बॉडी से फाइट कर रहा होता है और जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ लूफी पर अटैक कर देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी को उन दोनों से फाइट करने में दिक्कत आ रही होती है और जिसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैं अपने हाथों को इनसे आजाद नहीं कर सकता तो मैं इन स्ट्रिंग्स को तोड़ दूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी अपना 3rd गियर यूज करता है और उस पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और जिसके बाद वो उन स्ट्रिंग से आजाद हो जाता है। और जिसके बाद हमें वापस से बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कोराज़ॉन लॉ से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे फिर से कोराज़ॉन कहकर बुला सकते हो, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम्हें कॉल को रिसीव करना चाहिए। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कॉल असल में डोफ्लामिंगो की थी और जहाँ पर डोफ्लामिंगो उससे कह रहा होता है कि तुम दोनों को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और ये बताओ कि क्या लॉ अब भी वहीं पर है, जिस पर कोराज़ॉन हाँ में जवाब देता है। और फिर वो पूछने लगता है कि तो बताओ क्या तुम्हें कोई डॉक्टर मिला, जिस पर कोराज़ॉन बताता है कि नहीं मिला। जिस पर डोफ्लामिंगो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था। और फिर वो कहने लगता है कि तुम एक काम करो, तुम लॉ को लेकर यहाँ पर वापस आ जाओ क्योंकि क्या पता हम उसकी बीमारी को ठीक कर सके। और ये सुनकर कोराज़ॉन थोड़ा चौंक जाता है और डोफ्लामिंगो आगे कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी कुछ ही देर पहले ओपी नोमी की इन्फॉर्मेशन मिली है और ये फिलहाल कुछ पायरेट्स के हाथों में है और मुझे ये भी न्यूज मिली है कि गवर्नमेंट इसके पीछे हाथ धो के पड़ी है और वो इसके लिए भारी भरकम रकम देने के लिए भी तैयार है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस फ्रूट को हम ही हासिल करेंगे और क्योंकि ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो मैं चाहूंगा कि इस डेविल फ्रूट को मेरा सबसे भरोसेमंद साथी ही खाए। और ये सुनकर कोराज़ॉन चौंक जाता है और डोफ्लामिंगो आगे कहने लगता है कि हाँ तुमने सही सुना, इस डेविल फ्रूट को तुम ही खाओगे और जिसके बाद तुम लॉ के डिजीज का इलाज करोगे। और जिसके बाद कॉल कट जाता है और डोफ्लामिंगो अपने साथियों से कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि कोराज़ॉन को यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए और इन 6 महीने में नेवी ने एक बार भी हम पर हमला नहीं किया और ना ही सूरू को हमारे बारे में पता चला। जिस पर डियामांटे कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट है तो तुम ज्यादा ध्यान मत दो। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि वो मेरा भाई है। और जिसके बाद हमें कोराज़ॉन और लॉ को दिखाया जाता है जहाँ पर कोराज़ॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो लॉ को हवा में उछालते हुए कहने लगता है कि लॉ तुम्हारी डिजीज का इलाज मिल गया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे क्योंकि ओपी फ्रूट अब तुम खाने वाले हो। जिस पर लॉ हैरानी के साथ कहता है कि पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो डेविल फ्रूट तो तुम खाने वाले हो। जिस पर वो बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले से ही एक डेविल फ्रूट यूजर हूँ तो मैं दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मारा जाऊंगा। तो इसलिए लॉ इस फ्रूट को तुम ही खाओगे और वैसे भी तुम तो एक डॉक्टर के बेटे हो ना तो तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम इससे कमाल कर दोगे। तुम इस फ्रूट के जरिए से ऐसे ऑपरेशंस और सर्जरीज करोगे जो कि एक आम
आम डॉक्टर सोच भी नहीं सकता और लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और जिसके बाद वो लॉ से कहने लगता है कि लॉ निकलने की तैयारी करो। और यहाँ कोराज़न को ये भी पता है कि डोफ्लामिंगो को आखिर वो डेविल फ्रूट क्यों चाहिए, वो इससे इटर्नल लाइफ पाना चाहता है। और जिसके बाद कोराज़न सेंगोकू को कॉल लगाता है और जहाँ पर की गार्ब और सेंगोकू में किसी बात पर बहस चल रही होती है। जिसके बाद कोराज़न सेंगोकू से पूछने लगता है कि सुनने में आया है कि ओपी फ्रूट को लेकर नेवी और पायरेट्स के बीच में कोई लेन देन होने वाली है। और ये सुनकर सेंगोकू के होश उड़ जाते हैं और वो पूछने लगता है कि ये बात तो टॉप सीक्रेट है, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर वो बताता है कि पर डोफी को इस बारे में पता है तो जाहिर है कि मुझे भी पता होगा। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर ये डील कहाँ पर होने वाली है। जिस पर सेंगोकू बताता है कि ये नॉर्थ ब्लू के रूपेक नाम की जगह पर होने वाला है। जिस पर कोराज़न बताता है कि इस डील के होने से पहले मैं डोफी से पास ही के एक आइलैंड पर मिलने वाला हूँ। जिस पर सेंगोकू बताता है कि तुमने बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि उस आइलैंड पर उन सब का आखिरी दिन होगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि लॉ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और ये देखकर कोराज़न चिंता में पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसलिए वो उसे लेकर सोलो आइलैंड की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पर लॉ कोराज़न को बताता है कि वो नेवी से नफरत करता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को व्हाइट लेड के बारे में पता था, पर फिर भी उन लोगों ने व्हाइट टाउन के लोगों को इसकी खुदाई करने से नहीं रोका। जिस पर कोराज़न बताता है कि चिंता मत करो, मैं नेवी की तरफ नहीं हूँ और अब तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द ओपी नोमी को चुराने वाले हैं, क्योंकि एंड में हम नेवी, डोफ्लामिंगो और वर्ल्ड गवर्नमेंट सभी से पंगा लेने वाले हैं। और ये सुनकर लॉ स्माइल करने लगता है। और जिसके बाद वो दोनों एक मिनियन नाम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर एक पायरेट है जिसका नाम डी स्पैरल है और उसी के पास ओपी नोमी मौजूद है और जो कि पहले एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था। और जिसके बाद हमें उसी पायरेट को दिखाया जाता है जिसके हाथों में ओपी फ्रूट मौजूद होता है और वो बताता है कि गवर्नमेंट इसके लिए उसे 5 बिलियन बेरीज की रकम दे रही है और जो कि बहुत बड़ी होती है। एक अच्छे खासे हाई रैंक के पायरेट्स की भी इतनी बड़ी बाउंटी नहीं होती। तो अब तुम लोग अंदाजा लगा लो कि आखिर ये कितनी वैल्यूएबल है। जिसके बाद वो पायरेट बताने लगता है कि पहले एक डॉक्टर ने इस लेजेंडरी फ्रूट को खाया था और उस डॉक्टर ने कमाल कर दिया था। उसने ऐसी बीमारियों के इलाज ढूंढे जिनका की इलाज होना नामुमकिन था। और जिसके बाद कोराज़न लॉ को एक जगह पर रखकर ओपी फ्रूट को लेने के लिए निकल जाता है और जिसके बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके बिल्कुल खामोशी के साथ डी स्पैरल के रूम में एंटर हो जाता है और वो उस फ्रूट को लेने में कामयाब हो जाता है। पर उससे एक गलती हो जाती है कि जब वो भाग रहा होता है वो फिसल कर गिर जाता है और सीधा अपने दुश्मनों के सामने पहुंच जाता है। और जिसके बाद वो लोग कोराज़न को गोलियों से भून देते हैं और लॉ यहाँ पर अब भी कोराज़न का इंतजार कर रहा होता है और एपिसोड यही पर एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।